हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, शिक्षण के दार्शनिक एवं अनुदेशन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दार्शनिक या परंपरागत शिक्षण सिद्धांत। उत्तर है आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षा द्वारा ही बालक के अभिज्ञान की क्षमता का विकास होता है। ज्ञान का प्रारंभ ज्ञानेंद्रियों से होता है। बालक में ज्ञान की क्षमता के विकास के पश्चात प्रत्यास्मरण की योग्यता का विकास होता है, जिसमें शिक्षण विधियों एवं युक्तियों का विशेष महत्व होता है। इस आधार पर वाल्टन ने दार्शनिक या पारंपरिक या आधारभूत सिद्धांत के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। दोस्तों, शिक्षा द्वारा ही बालक अपने अंदर ज्ञान का विकास करने के साथ साथ ज्ञान को प्रसारित करने की क्षमता रखता है। और सबसे पहले वो ज्ञान सीखता कैसे? अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, अपने आँख के थ्रू, कान के थ्रू, मतलब कान से वो सुन के सीखता है, आँख से वो देख के सीखता है। तो इस तरह से बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करता है। इस तरह से जब वो ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करता है तो उसमें प्रत्यास्मरण की योग्यता का भी विकास हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। 4 आधारभूत सिद्धांत हैं। म्यूटिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रवर्तक महान दार्शनिक एवं शिक्षण शास्त्री सुकरात को माना जाता है। आगे चलकर प्लेटो ने इसे वृद्ध स्वरूप प्रदान किया, मतलब प्लेटो ने इसको और ज़्यादा गहराई से बताया। सुकरात का मानना था कि आत्मा को सभी ज्ञान की अनुभूति होती है, परंतु जब वह जन्म लेती है तो उसे भूल जाती है। सुकरात का क्या कहना था कि आत्मा सब कुछ जानती है, लेकिन जन्म जब उसका होता है तो वो उसको भूल जाता है, जिसका अधिगम द्वारा पुनः संकलन करती है, जिसका वो अधिगम यानी कि सीखने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा वो फिर से उसको संकलित करती है। दूसरे अर्थों में सुकरात का कहना था कि बालक के मस्तिष्क में सारा ज्ञान भरा होता है, जो जन्म के समय भूल जाता है, और उसे भूले ज्ञान को याद दिलाना अथवा पहचान कराना ही शिक्षा है। मतलब उसके अंदर पहले से वो ज्ञान मौजूद है, उसको वो ज्ञान उसके याददाश्त में फिर से लाना ही शिक्षा होता है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो ज्ञान के अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण में सहायता प्रदान करती है। स्पष्ट है कि अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण की सहायता से पुनः संकलन संभव होता है। मतलब वो उसको एक तरह से रिवाइज करना होता है, जिसमें वो उस चीज़ को दोबारा याद करता है, तो फिर वो चीज़ें उसको याद हो जाती हैं और वो याद होकर के उसके जीवन में संकलित होती हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होती हैं। इसके 3 प्रमुख सोपान बताए हैं उन्होंने। इसके 3 प्रमुख सोपान बताए। नंबर 1 क्या है? क्रम से मुक्ति की प्रक्रिया। नंबर 2 है बालक को यह बताना कि कुछ मान्यताएं सत्य हैं। और नंबर 3 इसे पुनः स्मरण कराने में मदद करना कि ये मान्यताएं क्यों सही हैं। इसका अंतिम परिणाम ज्ञान है। यहाँ पे देखिए, क्रम से मुक्ति की प्रक्रिया और बालक को यह बताना कि कुछ मान्यताएं सही हैं, इसे पुनः स्मरण कराने में मदद करना कि ये मान्यताएं क्यों सही है, इनका अंतिम परिणाम ज्ञान है। अतः शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा बालक को उसके मस्तिष्क में भरे अपार ज्ञान से परिचित कराता है। इसके लिए सुकरात ने प्रश्न उत्तर विधि को माध्यम चुना। किस विधि को? सुकरात की कौन सी विधि महत्वपूर्ण होती है? प्रश्न उत्तर विधि, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों से प्रश्न करता है। उनका कहना था कि शिक्षक अपने प्रश्नों की सहायता से छात्र में निहित ज्ञान को चेतन मस्तिष्क में लाता है। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक छात्रों की समस्याओं का समाधान कर उसे नवीन से परिचित कराता है, मतलब नवीन ज्ञान से परिचित कराता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान देने से पूर्व जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। बच्चों के अंदर
कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़ाने से पहले उनके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। रुचि के आधार पर ज्ञान देना चाहिए। बच्चों में जिस तरह की रुचि है उनके अंदर जानने की, उसी तरह से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार बनाना चाहिए। मतलब जो बच्चा पहले से जानता है उसी को आधार बनाकर आगे की पढ़ाई करानी चाहिए। बच्चों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। शिक्षा की एक अवधारणा यह भी है कि शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, शिक्षक और छात्र। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत। शिक्षक अधिक परिपक्व, जानकार और परिपूर्ण होता है। जानकार और परिपूर्ण होता है मतलब शिक्षक छात्र से तो अधिक जानकार होगा ही, क्योंकि वो एक शिक्षक है। अब वह अपने कौशल तथा दक्षता, छात्र जिसे कम जानकारी होती है, विषय वस्तु संबंधी जानकारी और सूचना प्रदान करता है। मतलब वो अपने कौशल से, अपने शिक्षण विधियों से छात्र को जानकारी प्रदान करता है। यही शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण में संप्रेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। शिक्षण की यही प्रक्रिया संप्रेषण यानी कि जो उनका माध्यम होता है बातचीत करने का, वो संप्रेषण के माध्यम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण द्वारा विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं को देने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए इन तथ्यों को प्रस्तुत करता है। इसी को संप्रेषण सिद्धांत कहा जाता है। संप्रेषण सिद्धांत की तुलना अब हम हर्बर्ट की उस पंचपद प्रणाली, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण तथा प्रयोग से कर सकते हैं। हर्बर्ट ने पंचपद प्रणाली दी थी, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना आता है, प्रस्तुतिकरण आता है, तुलना आती है, सामान्यीकरण आता है, फिर उसके बाद उसका प्रयोग आता है, जिसे और परिष्कृत रूप में मॉरिसन ने अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्याख्या एवं वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब हर्बर्ट की जो पंचपद प्रणाली है उसी को और मॉडिफाई करके मॉरिसन ने उसको कहा अन्वेषण यानी कि खोज, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्याख्या एवं वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया। कक्षा की अंतः प्रक्रिया संप्रेषण सिद्धांत की व्याख्या करती है। इस प्रकार पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के बीच की प्रक्रिया को संप्रेषण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पूर्व ज्ञान में मतलब पहले से जो बच्चे को पता है, और जो नवीन ज्ञान है जो बच्चे को नहीं पता है, उन दोनों ज्ञान को एक साथ लाने का कार्य कौन करता है? संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, परिवर्तन का सिद्धांत। इससे शिक्षण सिद्धांत के अनुसार शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतर क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब परिवर्तन लाना है जो उनके व्यवहार में, किसके? छात्र के व्यवहार में अगर वांछित परिवर्तन लाना है तो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब उन लोगों के बीच परस्पर बीच में अंतः क्रिया होनी चाहिए। संप्रेषण के साथ साथ कुछ क्रियाकलाप भी होने चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधों, आदतों और उन क्रियाओं का विकास होता है। इस संबंध में एडम महोदय का कहना है कि मानव जीवन में कोमलता एक निश्चित काल होता है। मतलब मानव जीवन में कोमलता का एक निश्चित काल होता है। शिक्षा अपना कार्य सबसे अच्छी तरह से कर सकती है, इसके उपरांत उसकी प्रभावशील तेजी से घट जाती है। मतलब मानव जीवन में एक कोमलता का काल होता है, जिस काल के दौरान ही शिक्षा अपना कार्य तेजी से करती है, फिर उस धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। इस शिक्षण सिद्धांत में मानव प्रकृति की धारणा को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि शिक्षण के द्वारा ही व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। शिक्षण के परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार शिक्षण द्वारा प्राप्त सामाजिक अनुभवों के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसलिए हम शिक्षण सिद्धांत में सामाजिक क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इस शिक्षण सिद्धांत में सामाजिक क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी जाती है।
यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण के परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा बच्चे के अंदर सामाजिक अनुभवों के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ उनके अंदर शिक्षण सिद्धांत में सामाजिक क्षमताओं के विकास को भी प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 4 देखते हैं, पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक का कार्य निर्देशन देने का होता है, क्योंकि वह अधिक परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। यहाँ पर आप देखेंगे बोल रहा है कि छात्र और शिक्षक में शिक्षक जो होता है वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो निर्देशन का काम करता है अपने छात्र के लिए। शिक्षक छात्र को इस प्रकार से निर्देशित करता है कि वह नवीन ज्ञान को सरलता से सीख सके। इस सिद्धांत के आधार पर एक या अनेक छात्रों द्वारा समस्या को प्रस्तुत करना और शिक्षक द्वारा छात्रों में परस्पर वार्तालाप द्वारा समाधान खोजना होना चाहिए। मतलब पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत में क्या होता है कि जो छात्र होता है वो समस्याओं को लेकर आता है और शिक्षक और छात्र मिल करके दोनों लोग उस समस्याओं वार्तालाप के थ्रू उस समस्याओं के विषय में समाधान खोजते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्रों के मध्य पारस्परिक पूछताछ होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत में अगर कोई भी समस्या है तो छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक बातचीत और पूछताछ होना आवश्यक है, जिससे दोनों को ही नवीन ज्ञान का बोध हो सके। इसलिए इसका नाम पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत रखा गया। मतलब इसमें जो एक समस्या होगी उस समस्या के ऊपर छात्र और शिक्षक दोनों ही डिस्कस करेंगे और उसका जो निर्णय होगा उससे छात्र भी अपडेट होगा और साथ ही साथ शिक्षक भी अपडेट होगा। अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डन को माना जाता है। उनके अनुसार अनुदेशन सिद्धांत कतिपय तथ्यों का एक औपचारिक कथन है जिसके मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? गार्डन को। और उनके अनुसार जो है अनुदेशन सिद्धांत कुछ तथ्यों का एक औपचारिक कथन है। मतलब कुछ तथ्यों का एक औपचारिक कथन है जिसके मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। पहला शिक्षा की उपलब्धियों का मापन करना और दूसरा अधिगमकर्ता को किन परिस्थितियों तथा विशेषताओं के आधार पर सीखना चाहता है। मतलब ये जो आपके अनुदेशन है इसके आपके 2 पक्ष होते हैं। पहला क्या होता है? उपलब्धियों का मापन। क्या मतलब उपलब्धि हासिल किया, क्या चीज़ उसने समाधान खोज किया उसको देखना। और दूसरा होता है और किन किन परिस्थितियों में उसने अधिगम किया, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उस आधार पर वो सीख रहा है। मतलब जिन परिस्थितियों में उसने अध्ययन किया उसकी क्या विशेषताएं थीं और उसके आधार पर उसने कितना सीखा। ये दोनों ही पक्ष वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। गार्डन ने अनुदेशन सिद्धांत के लिखित तथ्य बताए हैं। मतलब ये जो गार्डन ने अनुदेशन सिद्धांत दिए हैं ये एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। मतलब इसमें जो एकदम से फैक्ट चीज़ें आती हैं। वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिकता का मतलब होता है फैक्ट चीज़ें जो प्रयोग करके उसके जो निचोड़ होता है उसको लाया जाए, उसको कहते हैं वैज्ञानिकता। तो इस तरह से गार्डन ने अनुदेशन सिद्धांत के निम्नलिखित तत्व बताए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आंतरिक विश्वसनीयता के साथ साथ तर्कपूर्ण ढंग से चारों की व्याख्या की जानी चाहिए। मतलब जो उसके चर होते हैं उनकी तर्कपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए और जिसमें एक विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। दूसरा, अनुदेशन की सीमा का निश्चित किया जाना तथा इसकी कमजोरियों का उल्लेख होना चाहिए। मतलब जो उनकी पाठ्य वस्तु है या जो उनके सीखने का विषय है उसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए और उसके बाद उनकी जो कमजोरियां हैं उसका पता लगने के बाद उसका उल्लेख होना चाहिए। उसके बारे में चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो दोनों को पता होना चाहिए। शब्दों की परिभाषा में स्वयं सिद्ध परिकल्पनाएं निहित होनी चाहिए। मतलब शब्दों की परिभाषा में जो भी वो खोज कर रहे हैं उसमें क्या जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं वो उसको खुद परिभाषित करें कि मतलब वो अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करें। नंबर 4 है, अनुदेशन में चरों की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिपुष्टि हेतु प्रदत्तों का संकलन किया जाना चाहिए।
मतलब जो भी चीज़ वो समाधान कर रहे हैं, जिस भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो उसका जो निराकरण निकल के आ रहा है, तो जो भी निराकरण निकल के आ रहा है तो वो निराकरण का एक संकलन होना चाहिए। नंबर 5वां देखिए, अनुदेशन में अनुभव के आधार पर तथ्यों को एकत्र किया जाना चाहिए। जो अनुदेशन हो रहा है उसमें जो भी वो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं उन तथ्यों को वो इकट्ठा करें। इसमें कतिपय परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें नए नए शोधों के बाद एक जो भी परिकल्पना निकल के आ रही है उसका निर्माण करना चाहिए। अन्वेषण में प्रदत्तों के आधार पर सामान्यीकरण करना चाहिए तथा सामान्यीकरण के बाहर जाने वाले आंकड़ों का पता भी लगाना चाहिए। मतलब जिस तरह से वो सीख रहा है वो उसको एक सामान्य वे में उसको लिखना है, और जो भी सामान्य चीज़ें उसको मिल रही हैं, बाहर जा रही हैं, वो उसको कलेक्ट करे। अन्वेषण को प्रदत्तों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट करना चाहिए। मतलब जो भी, चूंकि एक वैज्ञानिक तथ्य है तो यहाँ पे भी जो भी उसको साक्ष्य मिल रहे हैं, जो भी वो अन्वेषण के थ्रू प्राप्त कर रहा है उसकी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। अन्वेषण को संख्यात्मक एवं गुणात्मक संश्लेषण स्तर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ पे गुणात्मक मतलब उसके जो जो गुण निकल कर आ रहे हैं और उसके जो संश्लेषण स्तर है उस पर उसको प्रस्तुत कैसे करना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नंबर 10वां देखते हैं, अन्वेषण में अतीत की घटनाओं के साथ साथ पूर्व कथनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। मतलब अब ये जो अन्वेषण वाली शिक्षा है ये चूँकि वैज्ञानिकता पर आधारित है तो इसमें तर्क भी शामिल है। तो तर्क के साथ साथ इसमें आपको क्या करना, जो अतीत की चीज़ें हैं, मतलब जो पूर्व घटित चीज़ें हैं और जो वर्तमान की चीज़ें हैं उससे तुलना करके कुछ कथन जो निकल कर सामने आते हैं उसका उल्लेख होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस शिक्षण सिद्धांत का एक नहीं अनेक तथ्यों का समावेश है। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुदेशन जो आप यहाँ पे पढ़े हैं, अनुदेशन सिद्धांत, तो इसका एक नहीं अनेक तथ्यों के साथ समावेश होता है। क्योंकि एक वैज्ञानिकता पर आधारित है, तर्कपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी वजह से इसके अनेक तथ्य सामने आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।